गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा करने वाले पहलवान जिस तरह से राजधानी के जंतर मंतर में धरने पर बैठे हैं, वह हमारे देश में खेल प्रबंधन पर बेहद कड़वी टिप्पणी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में मेडल जीत चुकी पहलवान विनेश फोगाट और उनके साथ खड़े साथी पहलवानों का यह आरोप बहुत गंभीर है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष समेत कई कोच महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। ध्यान रहे, भारतीय खेल जगत में ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगाए जा रहे। बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, एथलेटिक्स में करियर बनाने की कोशिश कर रही कई महिला खिलाड़ियों ने समय समय पर ऐसी शिकायतें की हैं। ऐसे में कुश्ती संघ के ताज़ा मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैसे WFI के अध्यक्ष ने इन आरोपों को गलत बताया है। सच यह भी है कि मामले की जांच होने तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यह कैसे और क्यों हुआ कि इन तमाम खिलाड़ियों को फेडरेशन के अंदर या खेल मंत्रालय के बनाए ढांचे में कहीं भी अपनी बात पर सुनवाई का भरोसा नहीं हुआ और वे अपनी मांगों के साथ जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर हो गए। खेल मंत्रालय से गुरुवार को इन खिलाड़ियों की बातचीत का पहला दौर बेनतीजा रहा है। ये खिलाड़ी फेडरेशन को पूरी तरह भंग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जहां तक इन विक्टिम को आगे करके पुलिस में मामला दर्ज कराने और कानूनी प्रक्रिया से मुजरिम को सज़ा दिलाने की बात है, तो ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो यह रास्ता भी अख्तियार किया जाएगा। हालांकि वह रास्ता काफ़ी लंबा और पेचीदा है। इस दौरान कई खिलाड़ियों का करियर भी खत्म हो जाने का खतरा है। लेकिन आरोपों के दबाव में कुछ लोगों को पद से हटा देने या उनसे इस्तीफा दिलवा देने से यह साफ नहीं होगा कि आरोपों में सचमुच सच्चाई थी या नहीं। उस स्थिति में दोनों पक्ष खुद के सही होने का दावा करते रहेंगे। चूँकि देश और दुनिया के तमाम लोगों की नज़र इस मामले पर लगी है, इसलिए थोड़ा वक्त भले लगे, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। इसके साथ ही यह देखना भी ज़रूरी है कि समय समय पर खेल जगत में ऐसे आरोप क्यों लगते रहते हैं। ऐसा न हो और देश की बेटियां सुरक्षित महसूस करते हुए खेल में करियर बनाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फेडरेशनों के अंदर विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण का एक अस्थायी और कारगर तंत्र बनाने पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। एक देश की आबादी का पिछले साल से कम निकलना दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन जाएगी। हाल तक यह कौन सोच सकता था, लेकिन
मामला अगर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के बल पर हर माल की ग्लोबल कीमत ज़मीन पर ला देने वाले चीन का हो तो सबका चौंकना लाजमी है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अभी हाल में आंकड़ा जारी करके बताया कि साल 2023 की शुरुआत में वहां की जनसंख्या 2022 की उसी तारीख की तुलना में 8.5 लाख कम निकली। दूसरे शब्दों में चीन की आबादी घटने की शुरुआत हो चुकी है। चीनी हुकूमत को इसका अंदाज़ा 2015 में ही हो चुका था, इसलिए 2016 में उसने मियाँ बीवी और एक बच्चा वाली अपनी 35 साल पुरानी नीति पलट दी। बच्चों की तादाद पहले 2 फिर 2021 में बढ़ाकर 3 कर दी, लेकिन यह बीमारी ही कुछ ऐसी है कि कोई दवा काम नहीं करती। इससे देखते देखते चीन न केवल बहुत बड़े बाजार में बदल गया, बल्कि विश्व व्यापार संगठन के जरिए दुनिया में आए खुलेपन का फ़ायदा उठाते हुए अपने सस्ते सामानों के बल पर यूरोप, अमेरिका और जापान के जमे जमाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अप्रासंगिक बना दिया। इन विकसित देशों को 2008 से 9 की मंदी के बाद अपने पाँवों के नीचे से खिसक चुकी ज़मीन का अंदाज़ा होना शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन उन्हें बैठे ठाले किराया खाने वाली ताकतों में बदल चुका था। सवाल है कि अभी जब चीन का नीतिगत चक्का जब जनसंख्या वाली अपनी धुरी से पीछे पलटने की ओर है, तो क्या उसके विकास का किस्सा पहले जैसा ही आगे बढ़ता रहेगा? सन 2027 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर उसके संसार की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाने की जो संभावना जताई जा रही थी, क्या वह अब भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी? इन सवालों का जवाब कुछ साल बीतने के बाद ही मिल सकेगा, जब अपनी जनसंख्या को अस्थिर करने की चीनी कोशिशों पर कोई अंतिम राय बनेगी और 2025 तक तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल कर लेने के उसके दावों की असलियत परखी जाएगी। मोटे तौर पर कहे तो अगर बीच में ही कोई बड़ी जंग न छिड़ जाए, तो 2026-27 तक हम चीन के भविष्य को लेकर कुछ नतीजे निकालने की हालत में होंगे। अभी तो सिर्फ इतना कि अगले 5 वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी घेरी हुई कुछ जगहें निश्चित रूप से खाली होंगी, जिनका हकदार भारत को ही बनना चाहिए। इतिहास गवाह है कि किसी भी चुनाव या मूवमेंट में आम तौर पर युवा जिसके साथ रहते हैं, जीत उसी की होती है। बीजेपी अब युवाओं की दूसरी खेप को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि 18 से 25 साल के युवाओं ने भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि भारत में पिछली सरकारों में किस तरह का कुशासन था, भारत कैसे अब सुशासन की ओर बढ़ रहा है। इसलिए इन युवाओं को भी जागरूक करने और लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। साथ साथ युवाओं को धैर्य के साथ यह भी बताना होगा कि किस तरह से देश कुशासन से सुशासन
की तरफ आया है। स्टॉप।